हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 31 कवर करेंगे। बाकी के टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग वो सारे टेस्ट भी कवर कर लीजिएगा जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं राजपूत चित्रकला, पहाड़ी लघु चित्रकला, मुगलकालीन चित्रकला या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बात हो रही है कांगड़ा शैली की, जो कि पहाड़ी लघु चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हिमालय की घाटी में पंजाब और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में विकसित हुई चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, वहाँ के जो जगह है उस नाम से। नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, जिसके फलस्वरूप कांगड़ा शैली विकसित हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? ऑप्शन है बंगाल, तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र। उनका संबंध था बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चैतन्य देव बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था। क्वेश्चन यहाँ से इस फैक्ट से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड मुझे नहीं कराना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। सेकंड स्टेटमेंट है अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह नगद वेतन देना तय किया। हमें ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हैं। अलाउद्दीन से रिलेटेड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही हैं। दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में वेटी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? इस शब्द से किसको इंगित किया जाता था? ऑप्शन है कर जो नगद राशि के रूप में वसूली जाती थी, या फिर वह कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, या फिर वह कर जो उत्पादन में हिस्से के रूप में लिया जाता था, या फिर वह कर जो कि स्वेच्छा से लोगों के द्वारा राजा को भेंट के रूप में दिया जाता था। कौन से कर के लिए इस शब्द को यूज़ किया जाता था? तो वह है जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चोल काल में वेट्टी शब्द का प्रयोग जबरन श्रम के रूप में लिए जाने वाले कर के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है कल्हड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? ऑप्शंस है कश्मीर के राजाओं का, दक्कन के राजाओं का, दक्षिण भारत के राजाओं का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं, मतलब किसी राजा के बारे में नहीं पता चलता कुछ भी। देखिए, कल्हड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है, तो वो है कश्मीर के राजा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी एक वृहद संस्कृत महाकाव्य है जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। यहाँ से ये जो प्रश्न है ना, इतनी बार पूछा गया है, अनगिनत बार। वनडे एग्जाम से कई बार पूछा गया है, पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमने सोचा कुछ नया इसमें से होना चाहिए, तो जो हमने बताया है वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब लेवल बढ़ गया है काफ़ी। एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ हमने आपको बताई दी है, सभी को पता होगा ये तो राज तरंगिणी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की उपाधि देवानाम्पीय पियदसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है देवानाम्पीय पियदसी उपाधि अशोक द्वारा हिंदू धर्म में उसकी आस्था का प्रतीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2, यह उपाधि संगम राजाओं ने भी धारण की थी। हमें ये बताना है कि इनमें से सत्य कौन सा है। ऑप्शन हमेशा की तरह केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि हमें यहाँ पर सत्य बताने हैं। देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। यह उपाधि संगम राजाओं ने भी धारण की थी।
एंड फर्स्ट है देवा नामपिय और पियदसी उपाधि अशोक द्वारा हिंदू धर्म में उसकी आस्था का प्रतीक है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अशोक के मगध के राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात देवा नामपिय पियदसी की उपाधि धारण की, जो उसकी हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक है। देवा नामपिय पियदसी उपाधि तमिल में अनुदित संगम में उल्लिखित राजाओं ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था? ऑप्शंस है पुष्यमित्र शुंग, मिहिरकुल, शशांक या फिर अशोक। किसने काटा था? शशांक ने ना, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौड़ देश के शिव भक्त राजा शशांक ने बोधगया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो भाई ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? ठीक है, किस शब्द में किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? ऑप्शंस है यज्ञ, उच्चवर्ण, सिक्के या फिर कबीले। द्विज शब्द जो है वहाँ पर उच्च वर्ण के लिए यूज़ किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उत्तर वैदिक काल में 2 उच्च वर्ण थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिनको द्विज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी इसको करा चुकी हूँ, लेकिन स्टेटमेंट कुछ और थे, बट वहाँ मैंने फुली इसको एक्सप्लेन किया था। दैट्स वाई आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जलियांवाला बाग में इसके विरोध में एकत्र लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई थीं। हमें बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। ऑप्शंस हमेशा की तरह आपके वही होंगे जो होते हैं, ठीक है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। जनरल डायर ने ही चलवाई थी गोलियां, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई नहीं बोल पा रहा था उस कानून के खिलाफ, ठीक है। आपको कोई आपने अपराध किया है नहीं किया, आपको कुछ बोलने का राइट ही नहीं था इस एक्ट में। ऑप्शन नंबर मतलब बिना आपका अपराध बताए आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, है ना, तो वहाँ आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तो हनन हो ही रहा है। अच्छा ये बताइए हमारे संविधान में किस आर्टिकल के तहत है ये? बहुत ही ईजी है, सोच रहे होंगे क्या क्वेश्चन पूछा है इतना ईजी, ठीक है। चलिए तो आंसर इसका सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानूनी प्रयास किए। निम्नलिखित में से ऐसे प्रयासों का सही कालक्रम कौन सा है? सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह के पक्ष में कानून, बाल विवाह निषेध अधिनियम। अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए सीक्वेंस दे रखे हैं, और आपको जैसा कि पता है मैं कभी सीक्वेंसेस को पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि बहुत इरिटेटिंग सा हो जाता है ना बार बार उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करना, और कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो आप पूरे तरीके से इनको देख सकते हो, मैं आपको दिखा सकती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इसको देख सकते हो। मैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है केवल वही बताऊँगी, ठीक है। तो वो है बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले सती प्रथा पर रोक, एंड देन विधवा विवाह के पक्ष में कानून, एंड देन बाल विवाह निषेध अधिनियम, ठीक है, ये आया था। ए जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम एक्सप्लेनेशन के साथ कि किसने इनको लागू किया था, कब ये लागू हुए थे, यहाँ हम जान लेंगे। राजा राममोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरा ही, मैं इस फैक्ट को नहीं, पूरा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िए। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम की बात करें तो 1929 में पारित किया गया था। इस कानून के द्वारा 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? ऑप्शंस है अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, या फिर मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खान। सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान। आज मैंने पढ़ ही दिया। हाँ देखा कितना बहुत कंफ्यूजिंग है ये वाला जो क्वेश्चन, ये हमेशा मतलब ये तीनों ही मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन होता था इसमें, बट कैसे भी करके
टाला इसको हमने याद किया, मतलब टाला किया। देखिए सही सीक्वेंस की बात हो रही है तो वो है आपका सबसे पहले मुर्शीद कुली खां आए थे, देन अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट। दिए गए नवाबों में सबसे पहले मुर्शीद कुली खान नवाब बना, उसके बाद मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान नवाब की गद्दी पर बैठा। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दे रखे हैं नोआखाली हिंसा। हाँ, कूट तक तो हम देख ही सकते हैं ना। ओके, एक सेकेंड, ताकि मैं आप लोगों को ना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अब आप आसानी से इसको देख के पता लगा सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर मैच करते हैं वन बाय वन। नोआखाली विच इज़ रिलेटेड टू 1946 एंड सेकेंड है कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र विच इज़ रिलेटेड टू 1939 एंड देन बारदोली किसान आंदोलन, एवरीवन नोज अबाउट दिस, 1928। चंपारण आंदोलन 1917। वेरी इजी। सो आंसर शुड बी ए बिकॉज 3 2 1 4, 4 का 4 है ना, 2 का 2 है। ओके, तो यही होना चाहिए ए। उपरोक्त सूची का सही सुमेलन इस प्रकार है, यहाँ पर आपको दे दिया गया है। नोआखाली हिंसा 1946 में हुई थी। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1939 में दिया गया था। बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में हुआ था और चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। बारदोली किसान आंदोलन प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर जे.एम. सेनगुप्ता। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? जे.एम. सेनगुप्ता ने ही किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन जे.एम. सेनगुप्ता द्वारा किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 इज अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला था एंड सेकंड है पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ था, पर देख लेते हैं। पहले हम पूरा प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए पूछा गया है कि सत्य कौन सा है, तो ए तो सत्य है बट बी गलत है। आंसर क्या होना चाहिए? ए। मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है। अवध में विद्रोह सबसे लंबे समय तक चला था, बिल्कुल सही बात है। 1857 के विद्रोह में पंजाब ने भागीदारी नहीं की थी, इसलिए उसका यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। इट मीन्स कि स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वह रॉन्ग है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? योर ऑप्शंस आर मजदूर संगठन, किसान संगठन, सैनिक संगठन या फिर व्यापारी संगठन। फटाफट से बता दीजिए कि किससे संबंधित था। पता हो या ना पता हो बता दीजिए बस। हम बता देते हैं किसान संगठन से। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किसान संगठन से ही था। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन बना था। पहला था, दैट इज़ वाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको विचार करना है हमेशा की तरह और फिर आपको बताना है सही कौन सा है। ठीक है, पहला है यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। ओके, यह एक हिंसक आंदोलन था। उच्च वर्ग के लोग तथा नौकरशाही ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। ऑप्शंस हैं, केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है या फिर 1 और 3 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित यहाँ पर आपकी बात हो रही है। मैं आज को थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ सारी ही चीज़ें, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सो बताइए कि आंसर क्या है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं है? देखिए, यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है आपका, यह एक हिंसक आंदोलन था, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। उच्च वर्ग के लोग तथा नौकरशाही ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। वो तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसके लिए, उसके फेवर में थे, उसके लिए वफादारी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था देश की आज़ादी से या फिर किसी भी चीज़ से। तो दिस इज़ रॉन्ग।
यानी कि आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए ना। देख लेते हैं, सी सही है। केवल 1 और 2 कथन सत्य हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उच्च वर्ग के जो लोग थे या फिर नौकरशाह कहें, सरकार के वफादार थे। उन्हें सरकार की नज़रों में अच्छा बनना था। बनिए, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? व्हाट अ क्वेश्चन। और जिसको ये नहीं पता ना, बहुत बुरी बात है, नहीं पता तो। क्लीमेंट एटली, नहीं बुरी बात नहीं, कोई बात नहीं, सबको सब चीज़ें बतानी होती हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी तथा वहाँ के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ओके, नेक्स्ट है, आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं बताया करिए, है ना। कमेंट बॉक्स में कुछ लोग बताया करिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही गए हैं 25 में से। नेक्स्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? योर ऑप्शंस आर दिल्ली षड्यंत्र केस, या फिर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के केस में, या फिर अंग्रेज कैप्टन सैंडर्स की हत्या के केस में, या फिर काकोरी षड्यंत्र केस में। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को क्यों फांसी दी गई थी? रीज़न यही था, क्या था? काकोरी षड्यंत्र केस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। काकोरी षड्यंत्र केस में रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान समेत 4 लोगों को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था? मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, सैयद अहमद खान और लोकमान्य तिलक। सॉरी, मैंने ऑप्शंस 1, 3 इस तरीके से पढ़ दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बता दीजिए सही। जो मैंने पहले पढ़े ना 2 वही सही हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही की थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था और देशव्यापी आंदोलन छेड़ा गया था। 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किए गए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए, हमें बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई थी। एंड यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लगाया गया था। ओके, इस कानून के द्वारा भारतीय रजवाड़ों की आलोचना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। कैसा कुछ नहीं था बताइए, मैं किस स्टेटमेंट के बारे में बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था। देखिए सॉरी, ये दोनों सही हैं। आंसर होना चाहिए हमारा 1 और 2। यस, बिल्कुल सही है, सी आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भारतीय प्रेस की आज़ादी को कम करने के लिए 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाया गया था। यह मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था, जो बांग्ला समाचार पत्र था। इससे बचने के लिए यह पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा की पत्रिका में बदल गई थी। वैसे अमृत बाजार पत्रिका जो है वह इस काम के लिए बहुत फेमस है कि ये पूछा जाता है कौन सी पत्रिका थी जिसने रातों रात अपनी भाषा को चेंज कर दिया था। दैट वाज अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुछ यहाँ पर ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, गड़बड़ क्या, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन यहाँ कराना नहीं चाहती हूँ जिसमें मुझे कन्फ्यूज़न है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक या फिर कुछ हुआ है। बात करेंगे हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? ऑप्शंस हैं बुध, शनि, शुक्र, यूरेनस। केवल 1 और 2, 2 और 3 के पास, 3 और 4 के पास, या फिर 1 और 3 के पास। फटाफट से बता दीजिए किसके पास नहीं है उपग्रह। सभी को पता होना चाहिए भाई, क्योंकि बुध और शुक्र के पास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमारे सौर मंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई चंद्रमा यानी कि कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? फटाफट से बता दीजिए किसको कहते हैं। देखिए, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, दैट्स कॉल्ड प्रदीप्त वृत्त। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। सही कौन सा है ये आपको बताना है। बहुत इससे इजी प्रश्न तो कहीं हो नहीं सकता, है ना। दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है तथा यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। योर 25 क्वेश्चंस हैज़ बीन कंप्लीट। ओके, सो ये कंप्लीट हो चुके हैं और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपने सोच से तैयारी कीजिए, पढ़िए, जमकर तैयारी कीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाए। एटलीस्ट 25 में से अगर आपके 20 नहीं तो ठीक है 18 या फिर 17 क्वेश्चन सही हो रहे तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। सही नहीं, मैं अच्छी कहूँगी उसको, ठीक है, क्योंकि हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन हमारे इधर उधर हो ही जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हमें आ रहा होता है फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, सो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स फाइन एंड ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।